हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम 8th क्लास इंग्लिश एनसीईआरटी की बुक हनी ड्यू के चैप्टर नंबर 8 अ शॉर्ट मॉनसून डायरी के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपनी सभी वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप हमारी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉम्प्रीहेंशन चेक, पेज नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा गया है वाई इज द ऑथर नॉट एबल टू सी बीजू, यानी कि जो ऑथर है, जो इस चैप्टर के राइटर हैं, वो बीजू को क्यों नहीं देख पाते हैं। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे देयर इज मिस्ट ऑन द हिल साइड। मिस्ट का मतलब होता है कोहरा, धुंध, यानी कि पहाड़ियों पर मिस्ट थी, कोहरा था, धुंध छाई हुई थी। ऑथर कैन हियर बीजू कॉलिंग हिज सिस्टर बट कैन नॉट सी हिम। और जो ऑथर था वो बीजू की आवाज को सुन सकता था कि बीजू अपनी बहन को बुला रहा था, लेकिन कोहरे की वजह से, धुंध की वजह से जो ऑथर था वो बीजू को देख नहीं सकता था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर द टू वेज इन विच द हिल्स अपीयर टू चेंज व्हेन द मिस्ट कम्स अप। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि हमें ये बताना है कि जब धुंध छा जाती है पहाड़ों पर, तो जो पहाड़ियाँ होती हैं उनमें क्या चेंजेस, कोई ऐसे 2 चेंजेस हमें बताने हैं जो पहाड़ियों पर हमें नजर आते हैं जब पहाड़ियों पर मिस्ट यानी कि कोहरा छा जाता है, धुंध छा जाती है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे द मिस्ट कवर्स द हिल्स विथ साइलेंस, यानी कि जो कोहरा होता है वो जो पहाड़ियाँ होती है उनको एक कवर कर देता है एक साइलेंस के अंदर, यानी पहाड़ियों पर एक सन्नाटा छा जाता है, एक शांति सी छा जाती है जब पहाड़ियों पर कोहरा छा जाता है। एंड इट ऑल्सो कंसील्स द हिल्स विद डार्कनेस। कंसील्स मतलब कवर कर लेना, ढक लेना, और जो कोहरा होता है ये पहाड़ियों को एक डार्कनेस में कवर कर लेता है। इसके बाद हम देखेंगे कॉम्प्रीहेंशन चेक, पेज नंबर 117। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हेन डज द मॉनसून सीजन बिगिन एंड व्हेन डज इट एंड, यानी कि मॉनसून सीजन कब शुरू होता है और कब खत्म होता है। हाउ डू यू प्रिपेयर टू फेस द मॉनसून, और आप मॉनसून के लिए कैसी तैयारियां करते हैं। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे स्टूडेंट्स मॉनसून बिगिंस इन द एंड ऑफ जून एंड एंड्स इन द एंड ऑफ सितंबर, यानी कि जो मॉनसून है ये जून के एंड में शुरू होता है और सितंबर के एंड में खत्म हो जाता है। वी बाय अम्ब्रेलास, रेनकोट्स टू फेस द मॉनसून, और मॉनसून की तैयारी हम कैसे करते हैं, अम्ब्रेला खरीदते हैं और हम रेनकोट्स खरीदते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है Which hill station does the author describe in this diary entry, यानी कि हमें यह बताना है कि इस डायरी एंट्री में ऑथर ने कौन से हिल स्टेशन के बारे में बताया है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे ऑथर हैज डिस्क्राइब्ड मसूरी, यानी कि इस डायरी एंट्री में ऑथर ने मसूरी के बारे में बताया है, मसूरी के बारे में डिस्क्राइब किया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है फॉर हाउ मैनी डेज डज इट रेन विदाउट स्टॉपिंग, यानी कि हमें यह बताना है कि कितने दिनों तक बिना रुके बारिश होती रही। व्हाट डज द ऑथर डू ऑन दीज डेज, और इन दिनों में ऑथर ने क्या किया, यानी कि वो दिन जब बिना रुके कई दिनों तक बारिश हो रही थी उस समय में ऑथर ने क्या किया। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे फॉर 8 और 9 डेज इट रेन्ड विदाउट स्टॉपिंग, यानी कि लगभग 8 या 9 दिनों तक बिना रुके बारिश होती रही। द ऑथर हैड नो वेयर टू गो बट टू सिट इन द रूम एंड लुक आउट ऑफ द विंडो एट अ फ्यू बॉबिंग अम्ब्रेलास, यानी कि जब 8-9 दिनों तक लगातार बारिश होती रही तो ऑथर, जो राइटर था इस चैप्टर का, इस डायरी एंट्री का, वो कहीं जा नहीं सकता था, तो वो अपने कमरे में ही बैठा रहा, और जब भी वो विंडो से बाहर देखता था, खिड़की से बाहर की तरफ देखता था, तो उसे खुले हुए अम्ब्रेला नजर आते थे, यानी वो लोगों को देखता था कि लोग अम्ब्रेला साथ लिए जा रहे हैं बारिश में।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है वेयर डू द स्नेक्स एंड रोडेंट्स टेक शेल्टर वाई, यानी कि जो सांप हैं और जो रोडेंट्स हैं, रोडेंट्स जैसे कि चूहे वगैरह, तो इन्होंने बारिश के समय पर कहां पर शरण ली। जैसा कि इस चैप्टर में बताया गया है, हमें उसी हिसाब से इसका आंसर देना है और यह भी बताना है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स के बारिश के दिनों में जो इनके बिल होते हैं, जो इनके होल होते हैं, छेद जिनमें ये रहते हैं स्नेक्स और रोडेंट्स, वो पानी से भर जाते हैं, तो उसकी वजह से इन्हें अपने बिलों में से बाहर निकलना पड़ता है। तो देखिए इस आंसर में यही लिखा है, द स्नेक्स एंड रोडेंट्स टुक शेल्टर्स इन द हाउसेज, रूफ्स, एटिक्स एंड गोडाउन्स बिकॉज ऑल द burrows एंड होल्स वर फिल्ड विद रेन वाटर। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि जो स्नेक्स है और जो रोडेंट्स हैं, इन्होंने हाउसेज में यानी कि घरों में शरण ली, ये छतों पे शरण ले लेते हैं, एटिक्स में शरण लेते हैं, एटिक्स यानी कि जो परछत्ती सी बनाई जाती है स्टोर रूम की तरह, और इसके अलावा ये गोडाउन में भी आ जाते हैं। और ऐसा ये क्यों करते हैं, क्योंकि इनके जो बिल होते हैं, जो इनके छेद होते हैं जिनमें ये रहते हैं, वो सब पानी से भर गए थे रेन वाटर की वजह से, जिसकी वजह से अपने बिलों को छोड़कर ये घरों में आ गए, छतों पर आ गए, एटिक्स में आ गए और गोडाउन्स में आ गए, और यही इस चैप्टर में बताया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट डिड द ऑथर रिसीव इन द मेल, यानी कि ऑथर को मेल के द्वारा क्या मिला। मेल जैसे पहले डाक आती थी, चिट्ठियां आती थी, उसके बारे में यह बताया गया है कि जो मेल आई उसमें ऑथर को क्या मिला। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे द ऑथर रिसीव्ड अ चेक इन द मेल, यानी कि ऑथर को मेल के द्वारा एक चेक मिला, चेक जो बैंक्स में यूज किया जाता है। अब हम देखेंगे वर्किंग विद द टेक्स्ट पेज नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा गया है लुक केयरफुली एट द डायरी एंट्रीज फ्रॉम जून 24 to 25, अगस्त 2 and March 23. Now write down the changes that happen as the rains progress from June to March. इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि पहले तो हमें जून 24 और 25 की डायरी एंट्रीज को पढ़ना है, फिर अगस्त 2 की डायरी एंट्री को पढ़ना है, और फिर मार्च 23 की डायरी एंट्री को पढ़ना है। और फिर इसके हिसाब से हमें यह बताना है कि जून से लेकर मार्च तक क्या क्या चेंजेस आए रेन के हिसाब से। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे इन जून इट वॉज अर्ली मानसून, यानी कि जून के समय में ये मानसून की स्टार्टिंग थी। Therefore, the rain was less, तो जो रेन थी वो कम थी। टेम्परेचर वॉज वार्म एंड ह्यूमिड, टेम्परेचर ज़्यादा था और ह्यूमस यानी ह्यूमिडिटी ज़्यादा थी। नॉट मच कोल्ड एट हाई एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड जो ऊंचे इलाके होते हैं, बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, हाई एल्टीट्यूड पर अभी ज़्यादा ठंड नहीं थी। ये कब की बात हो रही है, जून के मंथ की बात हो रही है। और उसके बाद अगर आप अगस्त 2 की डायरी एंट्री पढ़ते हैं तो उससे आपको क्या पता चलेगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन अगस्त इट रेन्ड कॉन्टिन्यूसली फॉर 8 और 9 days विदाउट स्टॉपिंग, यानी अगस्त में लगभग 8 या 9 दिनों तक बिना रुके बारिश होती रही। देयर वॉज नॉट स्टॉर्म नो थंडर, यानी कि कोई बड़ा तूफान नहीं आया, बहुत ज्यादा बारिश नहीं हुई, जस्ट द स्टेडी स्विश ऑफ अ ट्रॉपिकल डाउनपोर, लेकिन लगातार ठीक ठाक बारिश होती रही। इसके बाद मार्च के लिए हम लिखेंगे इन मार्च इट वॉज एंड ऑफ विंटर्स, यानी कि मार्च के समय में जो सर्दियां थी वो खत्म होने वाली थी। द ब्लैक क्लाउड्स कवर्ड द हिल्स, और जो काले बादल थे उन्होंने पहाड़ियों को घेर लिया था। एंड इट हेल्ड मार्बल्स फॉर हाफ एन आवर, और लगभग आधे घंटे तक ओले बरसते रहे। एंड देन द स्काई वॉज क्लियर, फिर जो स्काई था वो क्लियर हो गया। एंड अ रेनबो अपीयर्ड, और फिर उसके बाद एक रेनबो नजर आया, एक इंद्रधनुष नजर आया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है वाई डिड द ग्रैंड मदर आस्क द चिल्ड्रन नॉट टू किल द छछुंदर, यानी कि दादी माँ ने बच्चों को छछुंदर को न मारने के लिए बोला, यानी कि दादी माँ ने ये कहा था बच्चों से कि छछुंदर को मत मारो। तो इसको हमें यह बताना है कि ऐसा दादी माँ ने क्यों कहा। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे इट इज एन ओल्ड बिलीफ दैट श्रीयूज, यानी कि छछुंदर
ब्रिंग मनी एंड आर लकी। यानी कि एक पुरानी मान्यता है कि जो ये श्रीयूज होते हैं, जो ये छछूंदर होते हैं, इनकी वजह से पैसा आता है और ये लकी होते हैं। Thus the grandmother asked the children not to kill the छछूंदर। इसी वजह से दादी माँ ने बच्चों से कहा कि छछूंदर को मत मारो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, What signs do we find in nature which show that the monsoons are about to end? यानी कि हमें यह बताना है कि वो कौन से साइन होते हैं नेचर में जिनसे हमें यह पता चलता है कि मॉनसून जाने वाला है, मॉनसून खत्म होने वाला है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे द अपीयरेंस ऑफ रेड मॉनसून फ्लावर्स ऑन द हिल साइड सच एज वाइल्ड बोल्सम, डालियास, बेगोनियास एंड ग्राउंड ऑर्चिड्स। यानी ये वाले प्लांट्स जब पहाड़ियों पर उगने लगते हैं, कौन कौन से प्लांट्स? वाइल्ड बोल्सम, डालियास, बेगोनियास और ग्राउंड ऑर्चिड्स। जब ये वाले प्लांट्स पहाड़ियों पर उगने लगते हैं तो ये इस बात का इशारा होता है, ये इस बात की निशानी होती है कि अब मॉनसून जाने वाला है। द सीड्स ऑफ कोबरा लिली टर्न रेड। और जब कोबरा लिली पौधे के जो सीड्स हैं, जब ये लाल होने लगते हैं तो ये निशानियां होती है कि मॉनसून जाने वाला है। These signs show that the monsoon is about to end। तो ये सब निशानियां होती है कि अब मॉनसून जाने वाला है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो यहाँ पर हमें कुछ इनकम्प्लीट सेंटेंसेस दिए गए हैं जिन्हें हमें कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है, बीजू इज नॉट सीन बट हिज वॉइस इज हर्ड बिकॉज डैश। अब यहाँ पर हम लिखेंगे देयर वॉज मिस्ट एवरीवेयर। अब हम इसे एक साथ पढ़ते हैं, बीजू इज नॉट सीन बट हिज वॉइस इज हर्ड बिकॉज देयर वॉज मिस्ट एवरीवेयर। यानी कि बीजू की आवाज तो सुनाई दे रही थी लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि हर तरफ कोहरा था, हर तरफ धुंध थी। इसके बाद सेकंड पार्ट है, द राइटर डिस्क्राइब्स द हिल स्टेशन एंड वैली एज डैश। तो यह डैश में आप लिखेंगे अ पैराडाइज दैट माइट हैव बीन। अब हम इसे एक साथ पढ़ते हैं, द राइटर डिस्क्राइब्स द हिल स्टेशन एंड वैली एज अ पैराडाइज दैट माइट हैव बीन। यानी कि जो राइटर है इस चैप्टर का, उसने हिल स्टेशन और वैली को कैसे डिस्क्राइब किया? उसने हिल स्टेशन और वैली के बारे में कहा कि एक स्वर्ग जो हो सकता है। इसके बाद थर्ड पार्ट है, द लेपर्ड वॉज सक्सेसफुल इन डैश बट हैड टू फ्ली व्हेन डैश। अब इस डैश में आप लिखेंगे लिफ्टिंग अ डॉग और इस डैश में आप लिखेंगे बीजूज मदर अप्रोच्ड स्क्रीमिंग इम्प्रिकेशंस। अब हम इसे एक साथ पढ़ते हैं, द लेपर्ड वॉज सक्सेसफुल इन लिफ्टिंग अ डॉग बट हैड टू फ्ली व्हेन बीजूज मदर अप्रोच्ड स्क्रीमिंग इम्प्रिकेशंस। यानी कि जो लेपर्ड था वो डॉग को, कुत्ते को उठाने में तो कामयाब हो गया था लेकिन उसके बाद फिर उसे भागना पड़ा। जब बीजू की मदर चिल्लाती हुई आ गई तब उस लेपर्ड को वहां से भागना पड़ा। इसके बाद फोर्थ पार्ट में हमें दिया गया है, द मिनिवेट्स आर इजिली नोटिस्ड बिकॉज डैश। अब यह डैश में आप लिखेंगे दे आर ब्राइट कलर्ड। अब हम इसे एक साथ पढ़ते हैं, द मिनिवेट्स आर इजिली नोटिस्ड बिकॉज दे आर ब्राइट कलर्ड। यानी जो ये पक्षी होते हैं मिनिवेट्स, ये आसानी से नज़र में आ जाते हैं, इन्हें आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि ये बहुत चमकीले होते हैं, इनका जो कलर होता है बहुत ब्राइट होता है। इसके बाद फिफ्थ पार्ट में हमें दिया गया है, इट लुक्स लाइक अ फैशन डिस्प्ले ऑन द स्लोप्स व्हेन डैश। तो यहाँ डैश में आप लिखेंगे दे आर कवर्ड बाय अ वेराइटी ऑफ फ्लावर्स। अब हम इसे एक साथ पढ़ते हैं, इट लुक्स लाइक अ फैशन डिस्प्ले ऑन द स्लोप्स व्हेन दे आर कवर्ड बाय अ वेराइटी ऑफ फ्लावर्स। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि पहाड़ों की जो ढलान होती है उसको देखकर ऐसा लगता है जैसे वहाँ कोई फैशन चल रहा हो, क्योंकि पहाड़ों की ढलान पर बहुत अलग अलग तरह के फ्लावर्स उगे होते हैं।
इसके बाद सिक्स्थ पार्ट है ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन स्नेक्स एंड रोडेंट्स आर फाउंड इन रूफ्स एंड एटिक्स बिकॉज डैश। तो यहाँ डैश में आप लिखेंगे द बरोस एंड होल्स गेट फिल्ड विद वाटर। अब हम इसे एक साथ पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन स्नेक्स एंड रोडेंट्स आर फाउंड इन रूफ्स एंड एटिक्स बिकॉज द burrows and holes get filled with water। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि मॉनसून सीजन के दौरान जो स्नेक्स होते हैं और जो रोडेंट्स होते हैं जैसे कि चूहे वगैरह ये छतों पर आ जाते हैं, एटिक्स में आ जाते हैं। एटिक्स जिन्हें परछत्ती भी कहा जाता है, जहां पर स्टोर रूम की तरह जिन्हें यूज किया जाता है। तो जो स्नेक्स और रोडेंट्स होते हैं वो रूफ्स पर आ जाते हैं, एटिक्स में आ जाते हैं, क्योंकि उनके जो बिल होते हैं, उनके जो छेद होते हैं जिसमें वो रहते हैं, उनमें पानी भर जाता है मॉनसून सीजन की वजह से। और जब बारिशें होती है तो इनके बिलों में पानी भर जाता है, तो ये वहां से निकलकर छतों पर आ जाते हैं और एटिक्स में आ जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है ऑल्दो टिन रूफ्स आर गिवन टू स्प्रिंगिंग अनकाउंटेबल लीक्स there is a feeling of being untouched by and yet in touch with the rain। तो ये जो सेंटेंस है ये चैप्टर में से ही लिया गया है और इसमें जो राइटर है वो ये कह रहा है कि अचानक से, स्प्रिंगिंग मतलब अचानक से जो टिन की बनी हुई छत है उसमें से बहुत ज़्यादा पानी लीक होने लगा। और अब इसे यानी कि राइटर को दो तरह की फीलिंग्स आ रही थी। एक तो ये कि वो रेन के साथ टच में नहीं था और दूसरी फीलिंग उसी समय पर यह भी थी कि वो रेन के साथ टच में था। अब ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो रही थी? अब इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमसे ये पूछा गया है वाई हैज द राइटर यूज द वर्ड स्प्रिंगिंग, यानी कि यहाँ पर राइटर ने ये स्प्रिंगिंग वर्ड क्यों यूज किया है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे द वर्ड स्प्रिंगिंग मीन्स सडनली, यानी कि स्प्रिंगिंग का मतलब है अचानक से। द राइटर हैज यूज द वर्ड स्प्रिंगिंग टू शो सडननेस विद विच वाटर स्टार्ट्स लीकिंग, यानी कि इस सेंटेंस में यहाँ पर राइटर ने स्प्रिंगिंग वर्ड यह दिखाने के लिए यूज किया है कि अचानक से पानी लीक करने लगा। कहाँ से लीक करने लगा? वो जो टिन की जो छत थी उसमें छेद थे, वहां से अचानक से बारिश का पानी लीक करके नीचे घर के अंदर, कमरे के अंदर आने लगा जहां पर राइटर था। अब इसके बाद सेकंड पार्ट में हमसे कहा गया है हाउ इज द राइटर अनटच्ड बाय द रेन, यानी कि जो राइटर है वो रेन के टच में कैसे नहीं है। अनटच मतलब वो रेन के डायरेक्ट टच में नहीं है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे द राइटर वॉज नॉट गेटिंग कंप्लीटली वेट बाय द रेन एज ही वॉज इन द हाउस, दस ही वॉज अनटच्ड बाय द रेन। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि जो राइटर था वो घर के अंदर था और वो बारिश की वजह से पूरी तरह से भीग नहीं रहा था, पूरी तरह से गीला नहीं हुआ था। इसी वजह से उसने कहा कि वो रेन से अनटच्ड है, रेन के डायरेक्ट टच में नहीं है। अब ये जरूर है कि जो पानी है वो लीक जरूर हो रहा था, लेकिन पूरी तरह से उसको भिगो नहीं रहा था। इसके बाद थर्ड पार्ट में हमसे कहा गया है हाउ इज द राइटर इन टच विद द रेन एट द सेम टाइम, यानी उसी समय पर वह राइटर रेन के टच में कैसे था। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे इट वॉज रेनिंग हैविली एंड देयर वॉज वाटर एवरीवेयर, यानी कि बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, हर तरफ पानी ही पानी था। द रूफ वॉज लीकिंग, छत भी लीक कर रही थी, एंड द वाटर वॉज कमिंग इनसाइड द हाउस, और छत से पानी लीक होकर घर के अंदर आ रहा था। Although he was not getting wet, but still in touch of rain। तो इस वजह से अब क्या हो रहा था कि हालांकि जो राइटर था वो पूरी तरह से भीगा नहीं था, लेकिन फिर भी वो रेन के टच में था। He also looks out of the window to see the rains। और इसके अलावा जो राइटर था वो खिड़की से बाहर की तरफ भी देख रहा था जहां बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। तो इस तरह से जो राइटर था वो रेन के टच में भी था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है मेंशन अ फ्यू थिंग्स दैट कैन हैपन व्हेन देयर इज एंडलेस रेन फॉर डेज टुगेदर, यानी जब कई दिनों तक बिना रुके बारिश होती है तो क्या क्या हो सकता है। यानी
कई दिनों तक बिना रुके बारिश होने से क्या क्या होता है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे When there is endless rain for days together, everything around becomes damp and soggy. इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि जब कई दिनों तक बिना रुके बारिश होती रहती है तो सब कुछ हर तरफ गीला हो जाता है और दलदली जैसा हो जाता है, जैसे कीचड़ जैसा हो जाता है। It becomes too difficult for anyone to go out in the rain. और जब बिना रुके इतने दिनों तक बारिश होती रहती है तो किसी के लिए भी बाहर निकलना, काम पर जाना मुश्किल हो जाता है। The hillside become lush green as late monsoon flowers begin to appear. यानी कि लगातार बारिश होने से ये जो पहाड़ियां होती हैं ये पूरी तरह से मॉनसून फ्लावर से ढक जाती हैं। The burrows and holes of snakes and rodents get filled with water and they take shelter in roofs, attics and godowns. और जो स्नेक्स और रोडेंट्स होते हैं इनके जो बिल होते हैं, इनके जो छेद होते हैं जिनमें ये रहते हैं, बारिश के दिनों में ये पूरी तरह से पानी से भर जाते हैं, जिसकी वजह से स्नेक्स और रोडेंट्स को अपने बिलों में से बाहर आना पड़ता है और फिर ये छतों पर आ जाते हैं, एटिक्स में आ जाते हैं और गोडाउन्स में आ जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है What is the significance of cobra lily in relation to the monsoon season, its beginning and end? यानी ये जो पौधा होता है कोबरा लिली, इसका क्या महत्व है मॉनसून की स्टार्टिंग से और मॉनसून के एंड से। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे At first cobra lily appears with the beginning of the monsoon and at the end of the season the seeds of the cobra lily start turning red, which signifies that monsoon is coming to an end. इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि जब मॉनसून स्टार्ट होता है तो कोबरा लिली नजर आने लगता है, कोबरा लिली खिलने लगता है, और जब मॉनसून खत्म होने लगता है तो कोबरा लिली के जो सीड्स होते हैं, जो इसके बीज होते हैं, वो लाल होने शुरू हो जाते हैं, जिससे पता चल जाता है कि अब मॉनसून खत्म होने वाला है। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।